नमस्कार, मैं विकास टेकरे। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप बीए में हैं या फिर आप एमए के किसी भी सेमेस्टर में हैं, अगर आपके लिए राष्ट्रवादी विचारधारा क्या होती है या फिर राष्ट्रवाद क्या होता है, ये जानने की उत्सुकता है तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रह सकते हैं। दोस्तों, बहरहाल हम बात कर रहे हैं इतिहास लेखन द्वितीय सेमेस्टर की इस किताब के जरिए डॉक्टर एस.एल. बरे के द्वारा लिखी गई इस किताब के जरिए राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के बारे में। अब तक आपने राष्ट्रवाद के बारे में सुना होगा, राष्ट्रीय भावनाओं के बारे में सुना होगा। हम आपको बताएंगे राष्ट्रवाद से प्रेरित लेखन किस तरह से होता है। दोस्तों, इससे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर राष्ट्रवाद क्या होता है। एक सामान्य सा प्रश्न सुनते हैं आपकी राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, सांप्रदायवाद, अलग अलग प्रकार के वाद होते हैं, या फिर जो हमारे झगड़े होते हैं जिन्हें हम वाद विवाद कहते हैं या फिर विवाद कहते हैं। एक शब्द अगर आप समझ लेते हैं तो आप सभी चीज़ों को आसानी से समझ जाएंगे। जो वाद होता है, वाद का आप इसको एक तरह से समझ सकते हैं वादी या फिर आदि। वादी का ही अपोजिट होता है आदि। ये समझ लीजिए कि वादी होना किसी भी चीज़ का एडिक्टेड होना या फिर किसी भी चीज़ की तरफ, किसी भी विचारधारा की तरफ झुकाव होना। राष्ट्र धनवादी यानी कि राष्ट्र के प्रति झुकाव रखना। संप्रदाय धनवादी, संप्रदायवादी यानी संप्रदाय की ओर झुकाव रखना। समाजवादी, सामाजिक विचारधारा की ओर झुकाव रखना। साम्राज्यवादी, साम्राज्य विस्तार की नीतियों की तरफ झुकाव रखना। शब्दों के अर्थ को समझकर आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। यहाँ पर हम राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को देख रहे हैं। दोस्तों, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण वह दृष्टिकोण होता है जहाँ पर राष्ट्र सर्वोपरि होता है। आज मेरे लिए मेरा परिवार है, परिवार के बाद मेरा समाज है और समाज के बाद मेरा धर्म है, धर्म के बाद मेरा क्षेत्र, क्षेत्र के बाद राज्य और राज्य के बाद देश है। लेकिन अगर मेरे लिए मेरे से भी ऊपर राष्ट्र होता है तो यह कहा जा सकता है कि मैं राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित हूँ या फिर मेरी जो विचारधारा है वह राष्ट्रवादी है। आइए पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। इतिहास में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, जिसे पहुँच मार्ग भी कहते हैं, इतिहासकार को समाज का प्रतिबिंब स्वीकार किया जाता है और वह उस समाज का वर्णन करता है जिसमें वह निवास करता है और जो उसे प्रभावित करता है। उसके इतिहास लेखन में यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है। जब समाज में आर्थिक दृष्टिकोण को महत्व प्राप्त था, तब इतिहासकारों का इतिहास के प्रति दृष्टिकोण धर्मशास्त्रीय था। व्यक्ति को महत्व दिए जाने पर व्यक्तिवाद का विकास हुआ और जब राष्ट्र को व्यक्ति से सर्वोपरि स्वीकार कर लिया गया, तब राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया और राष्ट्रवाद को महत्व मिला और इतिहासकारों ने इस संदर्भ में लिखना प्रारंभ किया और उनकी जो विचारधारा पनपी उसे राष्ट्रवादी लेखन परंपरा कहा गया और यहीं से राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। दोस्तों, यहाँ पर हम दो विकल्पों या फिर दो ऑप्शन के जरिए इसे समझने का प्रयास करेंगे। दो बिंदुओं के जरिए राष्ट्रवाद का उग्र रूप और शोषण का दृष्टिकोण। पहले मैं आपको समझा देता हूँ राष्ट्रवाद का उग्र रूप। दोस्तों, राष्ट्रीय भावना सामान्यतः तीन प्रकार की होती है। कोई भी राष्ट्र का नागरिक तीन प्रकार से अपने देश के बारे में सोचता है। पहला, हीन राष्ट्रवाद, यानी कि उसे कोई मतलब नहीं होता कि राष्ट्र विकास कर रहा है या फिर राष्ट्र पीछे हो रहा है। उसे बस अपना पेट भरने से मतलब है, उसे बस अपने परिवार और अपने कुटुंब कबीले से मतलब है, बाकी उसे राष्ट्र जैसे शब्द से कोई मतलब नहीं होता। इसे हीन राष्ट्रवाद कहते हैं। इसके बाद आता है अति राष्ट्रवाद। अति राष्ट्रवाद में वह व्यक्ति होता है जो यह मानता है कि उसके राष्ट्र से ज़्यादा बढ़कर और कोई नहीं है दुनिया में। जैसे कि इन्हें हम कट्टर राष्ट्रवादी भी कहते हैं। जैसे कि जो हिटलर या फिर हिटलर के समय जो जर्मनी के लोग थे, वे अपने आप को
कट्टर राष्ट्रवादी मानते थे और वे मानते थे कि जर्मनी से महान लोग कोई हो ही नहीं सकते। जैसे अंग्रेज भी यह मानते थे कि जो गोरे लोग हैं वह ईश्वर की देन है। इंग्लैंड जो है वह ईश्वर का राज्य है और इंग्लैंड से बढ़कर कोई भी देश नहीं है। जैसे कि वर्तमान समय में ज़्यादातर अमेरिकन्स अपने आप को ये समझते हैं कि अमेरिका से अच्छा कोई देश नहीं है और अमेरिका फर्स्ट जैसे विचार देते हैं। तो इस तरह की जो उग्रवादी राष्ट्रवाद की भावना होती है यह नुकसान पहुंचाती है। यही कारण है कि इन दोनों के बीच का एक रास्ता ढूंढा जाता है जिसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। इस राष्ट्रवाद में व्यक्ति अपने देश को आगे बढ़ाता है लेकिन उसकी कमियों को उजागर कर उन्हें दूर करने का भी प्रयास करता है। राष्ट्रवाद में व्यक्ति यह सोचता है कि दूसरा देश उससे ताकतवर है तो वह भी अपनी ताकत को बढ़ाएगा, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद के चक्कर में वो ये नहीं कहेगा कि भारत महान है और चीन हमारे सामने कुछ नहीं है, हम चाहें तो 1 घंटे में चीन को लोट-पोट कर सकते हैं। अगर आप ये विचारधारा रखते हैं कि आप पाकिस्तान को महीने भर में कब्जे में ले सकते हैं तो राष्ट्रवाद है, क्योंकि ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आप ये भावना रखते हैं कि आप 1 महीने में चीन के ऊपर कब्जा कर सकते हैं तो ये अति राष्ट्रवाद है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। और दूसरा बिंदु आता है शोषण का दृष्टिकोण। जब आपका राष्ट्रवाद इतने अति स्तर पर पहुंच जाए कि आप अपने दुश्मनों का अलग अलग प्रकार से शोषण करने लगे तो वह भी अति राष्ट्रवाद की निशानी है। दोस्तों, जैसे कि भारत अगर बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत ज़्यादा ताकतवर देश बन गया तो भारत ऐसा करने लगे कि भारत पाकिस्तान का शोषण करने लगे, भारत अमेरिका के साथ मिलकर चीन पर प्रतिबंध लगाकर उसका शोषण करने लगे, भारत बांग्लादेश और श्रीलंका का शोषण करने लगे, तो वह शोषण का दृष्टिकोण होगा और यह भी एक अति राष्ट्रवाद की भावना का दृष्टिकोण होगा। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। राष्ट्रवाद का उग्र रूप। राष्ट्रवाद की भावना इतिहास और देश के लिए हितकर है, परंतु उग्र राष्ट्रवाद की भावना ने सदैव ही इतिहास को बुरी तरह झकझोरा है। इस भावना के कारण ही यूरोप के देशों और अमेरिका तथा अन्य देशों के मध्य भयानक युद्ध हुए, जिसके कारण ही विभिन्न देशों की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हुआ, जिससे हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों का उदय हुआ, जिन्होंने जनता की राष्ट्रीय भावनाओं को भड़काकर उन्हें अपने साधन के रूप में इस्तेमाल किया और स्वयं शासक बन बैठे। इस तरह से एक पॉइंट आपने समझा। दोस्तों, इसके बाद हम आगे देखते हैं। दूसरा बिंदु आता है शोषण का दृष्टिकोण। शोषण का दृष्टिकोण क्या होता है? दुर्बल राष्ट्रों पर आधिपत्य स्थापित करने की भावना के कारण विभिन्न उग्रवादी देशों ने उनके विरुद्ध शस्त्रों का प्रयोग किया तथा उनके राजनीतिक महत्व को कम कर आर्थिक शोषण प्रारंभ किया। जर्मनी ने फ्रांस को दुर्बल और एकाकी बनाने के लिए संधियों का सहारा लिया। रूस ने अपने विकास हेतु बाल्टिक में अपने लिए एक मार्ग प्राप्त करने का प्रयास किया तथा इंग्लैंड ने व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए शक्तिशाली जल सेना का गठन किया। अतः स्पष्ट है कि बड़े राष्ट्रों की साम्राज्यवादी लिप्सा की तुष्टि में राष्ट्रवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इस सबका विशद प्रभाव तत्कालीन इतिहास लेखकों पर पड़ना स्वाभाविक था। फलतः अलग अलग राष्ट्रों से संबंधित इतिहासकारों ने अपने अपने देशों का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया और अन्य राष्ट्रों का विरोध होने लगा। यही कारण है कि वर्तमान समय में विद्वान उग्र राष्ट्रीयता को महत्व प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में वह एक भयानक खतरा है। देखिए, किसी भी देश में अगर अति राष्ट्रवाद है तो वह खतरा है। हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात अक्सर कहा करते हैं कि अति का अंत होता है। किसी भी चीज़ में अगर आप अति करते हैं तो उसमें आपके लिए अंत की बात है। अगर आप हद से ज़्यादा मीठा खाएंगे तो आपको डायबिटीज़ और अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाएगी। अगर आप ये सोचेंगे कि कड़वी नीम के पत्ते आपके लिए फ़ायदेमंद है
और आप बहुत ज़्यादा मात्रा में उसे खाएंगे तो वो आपको फ़ायदा करने के बजाय आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने लगेगा। ये हमारे शरीर से ये बातें हमारे विचारधारा तक भी पहुंचती है। अगर आप किसी विचारधारा में अधिक धंसे हुए हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। जैसे कि अगर हम धर्म के प्रति कट्टरता रखते हैं तो हमारे धर्म का जो मूल सिद्धांत है वह कमज़ोर पड़ता है। हम हमारे राष्ट्र के प्रति अति राष्ट्रवाद की भावना रखते हैं तो हमारे राष्ट्र का विकास कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ता है, क्योंकि हम इसी बात में रह जाएंगे कि हम तो सबसे आगे हैं, हमसे पीछे कोई नहीं हो सकता। लेकिन जब हमारी आंखें खुलेंगी तो हम पाएंगे कि हम सबसे पीछे खड़े हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सभी का चेहरा उनकी अंदरूनी विचारधाराओं व भावनाओं का दर्पण होता है। इन विचारधाराओं व भावनाओं को लगभग छिपाना असंभव होता है और उन्हें देखने वाला उन्हें भांप सकता है। इसीलिए बाहर भी वही बने रहे जो आप अंदर से हैं, और अंदर भी वही बने रहें जो आप बाहर से हैं। अपनी वास्तविकता के साथ जीवन जिए, क्योंकि दोहरे चेहरे हमेशा मार खा जाते हैं। फिर मिलेंगे अपने अगले किसी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।